हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है भारत में कृषकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। यानी बच्चों, आपका जो किसान आंदोलन आता है उस आंदोलन के अंदर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको पता ही है कि अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों जो किसान थे हमारे, उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। किसानों की ज़मीनें छीन छीन कर उन पर किसानों को मजदूरों के रूप में काम करवाया गया और भारत से किसानों से अधिक लगान प्राप्त किया। इसलिए किसानों की स्थिति जो थी बहुत बुरी थी और अंग्रेज सरकार ने किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही उनकी खेतों की तरफ ध्यान देते थे, ना सिंचाई व्यवस्था, ना बिजली। इसलिए उनकी जो स्थिति थी वो दिन पे दिन बिगड़ती चली गई थी। अंग्रेज शासनकाल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का काम सौंप दिया गया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया। सरकार को लगान के रूप में जो कुछ मिलता था उनमें से कुछ हिस्से को जमींदार वर्ग को दे देते थे। इस प्रक्रिया से जमींदारों ने किसान का अत्यंत शोषण किया। तो बच्चों, अंग्रेज शासनकाल जब आए तो उन्होंने जब जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया गया, तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत ये जो गांव की जो ज़मीनें थी किसानों की, जो अंग्रेजों पे थी, वो उन्हें जमींदारों को दे दी गई और हर जगह उन्होंने छोटे छोटे समूह, यानी 2-3-4 गांव का एक जमींदार नियुक्त कर दिया, 2-3-4 का जमींदार एक नियुक्त कर दिया। अब जमींदार का काम था अपने अपने एरिया से लगान वसूल करना, और वो लगान किसको देना? सरकार को। अंग्रेज शासनकाल को जमा करते थे। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपना लगान नहीं देता पाता था किसान, उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। और इसी की डर से किसान क्या करता था, वो साहूकारों से कर्ज लेने लगा और साहूकारों ने भी उनका शोषण करा। क्यों? क्योंकि जब वो कर्ज लेते थे तो साहूकार उनकी प्रॉपर्टी के कागज, यानी या तो खेतों के या घर के पेपर, उनको गिरवी के रूप में रखना पड़ता था, जो भी उनका वैल्यू का हो। अब वो क्या करते थे, उसमें प्रॉपर्टी के पेपरों में भी साहूकार लोग बहुत ही धांधली करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई किसान है, उसके पास 10 बीघा है, उसने 10 बीघे के कागज रखवाए। अब वो क्या करता था साहूकार, वो 10 बीघे की जगह पर झूठे 5 बीघे के कागज बनाते और 5 बीघे अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो किसान थे वो अशिक्षित थे, इसलिए उन्हें नहीं पता पड़ पाता था। इसलिए जब उनके पास लठेत भी होते थे, वो अगर किसान को पता पड़ता था कि उनकी 10 बीघे से 5 बीघे के झूठे कागज बना के दे दिए गए और 5 अपने पास, और उन्हें फिर क्या करता, किसान अगर उनका विरोध करता था तो लठेत उनकी साहूकार की तरफ से मतलब किसानों पर शोषण करते थे, तो किसान को दबा दिया जाता था। इसलिए जमींदारी प्रथा के बाद बहुत सारे एक के बाद एक प्रभाव पड़ने लगे और किसानों की दयनीय स्थिति होने लगी। तो ये किसान लोग चाहते थे कि वो अंग्रेज शासनकाल से छुटकारा मिल सके। अगर सरकार लगान लेती है तो सरकार को भी उनकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। जमींदारों ने किसानों का अत्यंत शोषण किया। अतः जमींदार द्वारा लगाए गए कर से लगान की राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि अधिकांश किसान उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। भूमि कर या लगान के अतिरिक्त किसानों को और भी कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, जिनके उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं के किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगान देना पड़ता था। कृषकों की दशा, फसल बर्बाद होने के बाद भी उन्हें लगान देना पड़ता था। कृषकों की दशा सुधारने के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे कृषि ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम। परंतु इन अधिनियम से भी कृषकों का हित प्रभावी ढंग से, मतलब कृषकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा नहीं हो पाई। अब देखते हैं भारत में किसान आंदोलन के स्वरूप क्या थे। जैसे इनका स्वरूप और लक्ष्य, जो किसान आंदोलन हुआ था उनका लक्ष्य क्या था, टारगेट, जैसे कि पहला जमींदारी और साहूकार के से बदला लेने की भावना, धार्मिक और सांप्रदायिक उद्देश्य से किए गए आंदोलन अर्थात अन्य सांप्रदाय बलों की अस्पृश्यता को समाप्त करना, एक विशेष प्रकार के फसल पैदा करने की मजबूरी से उत्पन्न दोष, जैसे कि नील की कृषि करवाते थे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा द्वेष था, राजनीतिक जागरूकता से उत्पन्न संघर्ष, सूखा पड़ने और फसल नष्ट हो जाने के कारण,
स्वतंत्रता के बाद कई प्रमुख गैर राजनीतिक आंदोलन, सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित कराना जैसे लक्ष्य मौजूद थे। अब बात करते हैं विभिन्न किसानों के विभिन्न आंदोलन। पहला आंदोलन था तेलंगाना किसान आंदोलन। ये तेलंगाना क्या था, तो ध्यान से देखिए, ये तेलंगाना आंदोलन जो था ये 1946 से 51 के बीच में चला गया था। और ये तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र था। इसमें ऐसा था कि काश्तकार जो थे वो भूमि के स्वामी नहीं थे, क्योंकि जो किसान थे, काश्तकार मतलब होता है जो पट्टे पर काम करता है किसी भूमि पर, और जो ये किसान लोग थे ये वास्तविक स्वामी नहीं थे, और इन्हें जमींदारों ने किसानों को पट्टे पर भूमि दी हुई थी। किसानों को ये मतलब ये किसानों का ना केवल शोषण करते बल्कि इन्हें इस बात की भी सुरक्षा नहीं थी कि उन्हें कृषि भूमि से बेदखल किया जाए। तो इस संदर्भ में तेलंगाना के किसानों ने वहाँ पर आंदोलन छेड़ा, और ये आंदोलन में इनकी मांग ये थी कि उन्हें पूरी तरह उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि उनको भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, और उनके प्रति जो शोषण था उस शोषण को भी रोका जाए। ये तेलंगाना किसान आंदोलन था। अब बात करते हैं नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन के बारे में। नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन, ये नक्सलवाड़ी जो है एक जगह है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर एक 1967 में कानू सान्याल के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था जैसे कि भूमि का पुनर्वितरण, साहूकार और किसानों के बीच समझौता को जलाया जाना तथा चावल के भंडारों पर कब्जा कर किसानों में बांटना आदि मुद्दों को लेकर था। ऐसा था कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र के अंदर छोटे से गांव में यह आंदोलन छिड़ा था 1967 में। इसके अंतर्गत क्या था, जो बड़े बड़े जो सेठ लोग थे उन्होंने चावलों को स्टॉक करके रख रखा था गोदाम में, और साथ ही साथ में जो साहूकार से कर्ज ले रखा था, जो समझौता था, उस समझौते को जलाया जाना, यानी उन समझौतों को माफ़ करना, और इसके अलावा साथ ही साथ जो भूमि है उसका किसानों में वितरण कर देना ही जैसे मुद्दे शामिल थे। ये आंदोलन बड़ा जोर शोरों से चला था। अब इसके बाद है चिपको आंदोलन। किसान आंदोलन का तीसरा आंदोलन चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के छोटे से गांव में गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी। ये 1970 के दशक की बात है, जब ऐसा था कि वहाँ पर जो उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ जो वृक्ष के पेड़ है ना, उनको काटने की सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन वहाँ सरकार ने वहाँ के स्थानीय लोगों को वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी। अंगू के वृक्ष, वो वृक्ष थे अंगू के वृक्ष। तो बाद में जब उनको मना कर दिया गया, तो लेकिन एक खेल कूद के सामान बनाने वाली कंपनी को उस अंगू के वृक्ष काटने का ठेका दे दिया, परमिशन दे दी। तो इसके कारण जब लोगों को पता लगा कि यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी यानी खेल कूद के सामान बनाने वाली कंपनी इन पेड़ों को काटने आई है, तो ऐसे में सभी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करा और सभी महिलाएं पेड़ पर जाकर चिपक गई और ये कहा कि पहले हमें काटो फिर उसके बाद पेड़। तो इसके जो गतिविधियाँ थी यानी ये जो कार्यक्रम थे, इसके बाद जो कंपनी थी वो बिना पेड़ काटे वापस लौट गई और ये आंदोलन जो था जी चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया और यहाँ पर वृक्षों के काटने की जो रोक थी 15 सालों तक रुक गई। और इस तरह से चिपको आंदोलन के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इस तरीके के आंदोलन आरंभ हो गए और सरकार न्यायालय ने 15 साल पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। इसे कहा गया था चिपको आंदोलन। बात है गुजरात आंदोलन की चौथा। तो अप्रैल 1987 में गुजरात के किसानों में एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में उनकी मांगे ये थी कि सरकार किसानों से सीधे कपास खरीदे और उन्हें उनके माल का उचित मूल्य मिलेगा। तो गुजरात के किसान आंदोलन जो होता 1987 में होता, इसके अंतर्गत था कि किसान जो थे कपास जो थे उनके बीच बिचौलिए खरीदते थे, तो बिचौलिए कमीशन मारते थे और जो किसानों को है ना उनकी फसल का कपास का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार पर इन्होंने दबाव डाला कि हमारी कपास सीधा डायरेक्टली सरकार खरीदे, इसलिए आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन। 1987 में उत्तर प्रदेश में किसानों ने मुजफ्फरनगर में ज़बरदस्त रैली की और इस आंदोलन में कोई जाति या राजनीति नहीं थी, अर्थात इस आंदोलन में सभी किसान थे, इसलिए ये आंदोलन सफल हो गया। फिर है 1999 के दौरान विभिन्न किसान आंदोलन, जैसे कि 1999 में आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के किसानों ने जो आत्महत्या की, उससे कृषक समाज की समस्याओं का पता चला। वर्ष 1999-2000 के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हो गई, जो किसानों के विकास की ओर एक सहायता योजना थी। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव कि वैश्वीकरण पर किसानों का पहला प्रभाव क्षेत्रीय असमानता।
जी, जब वैश्वीकरण के आने से देश में नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई, इससे पूंजीवादी जो राज्य थे, वो अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर उन्होंने अपनी कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाया, और जबकि जो छोटे-छोटे किसान थे, वो इस टेक्नोलॉजी से अभाव में वो पिछड़ के चले गए, इसलिए कोई क्षेत्र विकसित हुआ है, कोई क्षेत्र विकसित नहीं हो पाए। जैसे कि आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा हरित क्रांति में वो विकसित हो गया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पिछड़ गए। उच्च तकनीक को बढ़ावा जी, जो औद्योगिकरण यानी वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में उच्च तकनीक को बढ़ावा मिला। कीटनाशक दवाई की उपलब्धता, निम्न किसानों में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। कुशल और उच्च बीजों का प्रबंध किया गया। खेतों में परंपरागत तकनीकों का अंत किया गया। वैश्वीकरण के उच्च वर्गों के किसानों को लाभ मिला। तो ये हमने पढ़ा कि किसान आंदोलन के वैश्वीकरण के किसानों पर प्रभाव। तो ये किसान आंदोलन का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।